हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मनी एंड बैंकिंग मॉक टेस्ट पार्ट 3, इन विच वी आर गोइंग टू कवर नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस ऑन मनी एंड बैंकिंग फ्रॉम एमसीक्यू 51 टू एमसीक्यू 75। ये सारे क्वेश्चंस उन सारे कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आने वाले समय में बीकॉम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्रेट नेट जेआरएफ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और सीटेट की प्रिपरेशन में जुटे हुए हैं। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 और क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ द बार्टर सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, बार्टर सिस्टम तो आप जानते होंगे। बार्टर सिस्टम जब दुनिया में लैंग्वेजेस नहीं थी, जब लोग इशारों में बात किया करते थे, तब बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम एक बहुत पुराना एक्सचेंज का सिस्टम है जहां पे हम गुड्स या सर्विसेज के बदले में गुड्स या सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं। तो सवाल ये पूछा गया है कि इनमें से क्या बार्टर सिस्टम का एक डिफेक्ट है। पहला ऑप्शन, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। दूसरा ऑप्शन, डिफिकल्टी इन द मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। तीसरा ऑप्शन, डिफिकल्टी इन स्टोर ऑफ वैल्यू। और चौथा ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों, अगर आपने इसके बारे में थोड़ा भी पढ़ा है तो आपने सबसे पहले यही पढ़ा होगा कि बार्टर एक्सचेंज के डिफेक्ट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स भी बार्टर सिस्टम का ड्रॉबैक है। डिफिकल्टी इन मेजर ऑफ वैल्यू, आप चीजों को, बड़ी बड़ी चीजों को छोटे छोटे पार्ट में मेजर नहीं कर सकते, या किसी एक स्टैंडर्ड, कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं था जिससे आप मेजर करके किसी भी चीज की वैल्यूएशन कर सकें। स्टोर करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो ये सारे के सारे क्या हैं, बार्टर एक्सचेंज के ड्रॉबैक्स हैं, डिफेक्ट्स हैं, या लिमिटेशंस भी हम बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रेडिट मनी। इनमें से क्या क्रेडिट मनी कहलाता है। पहला ऑप्शन, चेक एंड ड्राफ्ट। दूसरा ऑप्शन, प्रोमिसरी नोट। तीसरा ऑप्शन, एक्सचेंज नोट। और चौथा ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारी की सारी चीजें क्रेडिट मनी कहलाती है या क्रेडिट मनी की कैटेगरी में आती है। चेक या ड्राफ्ट, प्रोमिसरी नोट, एक्सचेंज नोट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द नियर मनी। इनमें से क्या नियर मनी की कैटेगरी में आता है। पहला ऑप्शन, बॉन्ड्स। दूसरा ऑप्शन, इंश्योरेंस पॉलिसी। तीसरा ऑप्शन, सिक्योरिटीज। और चौथा ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये सारी की सारी चीजें नियर मनी की कैटेगरी में आती हैं। बॉन्ड्स भी नियर मनी की कैटेगरी है, इंश्योरेंस पॉलिसी और सिक्योरिटीज जिसमें इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं, ये सारे के सारे नियर मनी की कैटेगरी में आते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ मनी। इनमें से क्या मनी का फीचर है। पहला ऑप्शन, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। दूसरा ऑप्शन, होमोजेनस यूनिट। तीसरा ऑप्शन, लिक्विड एसेट। चौथा ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन, आप कमेंट करके भी तो बता सकते हैं, आप एक बार ट्राई तो कीजिए। कमेंट करके देखिए कि आपके कितने आंसर सही होते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। मनी के सारे फीचर्स हैं जिसमें प्राइमरी फंक्शन जो होता है उसमें आता है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। फिर जनरल एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब होता है हर एक व्यक्ति मनी को एक्सेप्ट करता है, कोई मना नहीं करता। दूसरा कह रहे हैं होमोजेनस यूनिट, सारे के सारे जो मनी होते हैं एक जैसे होते हैं, मिलते जुलते होते हैं। तीसरा कहा जा रहा है कि लिक्विड एसेट, बहुत लिक्विड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन है हमारा, इन ऑर्डर टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक में। तो एक इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है, मतलब एनकरेज करना है, तो उसके लिए सेंट्रल बैंक क्या करेगा। पहला ऑप्शन, रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो, जिसे हम सीआरआर कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है, इंक्रीज कैश रिजर्व रेशियो। तीसरा ऑप्शन है, सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। और चौथा ऑप्शन है, इंक्रीज बैंक रेट। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो। अब ये कैसे हुआ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो हमारा जो भी डिपॉजिट होता है वो प्राइमरी डिपॉजिट कहलाता है, और उस डिपॉजिट का कुछ परसेंट, फिलहाल तो 3% चल रहा है, और वैसे नॉर्मली ये 4% रहता है सीआरआर। तो ये 3% जो है वो आरबीआई के पास जाकर के जमा कर देता है हमारा बैंक। तो जब हम इस
का जो परसेंटेज है, जैसे 4% से हमने 3% कर दिया, मान लीजिए 3% से घटा करके 2% कर देंगे, तो जब हम इसका परसेंटेज रिड्यूस करते हैं तो हमारे पास पैसे ज्यादा बच जाते हैं, क्योंकि हमें कम पैसा आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। और जब हमारे पास ज्यादा पैसे बचेंगे तो हम ज्यादा लोन दे पाएंगे, ज्यादा लोन अगर हम दे पाएंगे तो एक तरीके का ये लोगों के पास जैसे ही पैसा जब जाएगा तो वो कहीं ना कहीं तो लोन लेकर के इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन है हमारा, इंस्टीट्यूशंस दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फॉर लेंडिंग पर्पसेस नोन एज डैश। वो इंस्टीट्यूशंस जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं ताकि वो लेंडिंग, लेंडिंग का मतलब होता है लोन देना, पैसे बांटना, एडवांस करना, ठीक है। आपने पैसा लिया ताकि आप लोन बांट सकें, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो ऐसे काम करता है? पहला ऑप्शन कमर्शियल बैंक, दूसरा ऑप्शन सेंट्रल बैंक, तीसरा ऑप्शन गवर्नमेंट, चौथा ऑप्शन पब्लिक। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के बारे में आप जानते हैं ना, जहां पे आपका खुद का बैंक अकाउंट है, जहां पे आपने अपना खाता खुलवा रखा है, सेविंग्स अकाउंट है, वो आपसे जो भी पैसा लेता है उसका कुछ पोर्शन सीआरआर आरबीआई के पास जमा कर देता है, कुछ पोर्शन एसएलआर खुद के पास मेंटेन करता है लिक्विड फॉर्म में, ताकि डे टू डे ऑपरेशंस को पूरा किया जा सके, और बचे कुछ पैसे में से बहुत बड़ा पोर्शन वो लोन बांट देता है। तो ये कमर्शियल बैंक का काम है। सेंट्रल बैंक इज आरबीआई, आरबीआई का ये फंक्शन नहीं है। गवर्नमेंट और पब्लिक ऐसा कोई काम नहीं करते, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो कमर्शियल बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक से पैसे डिपॉजिट्स लेकर के लेंडिंग करता है। ऑप्शन ए सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। इनमें से क्या कमर्शियल बैंक का फंक्शन है? पहला ऑप्शन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, दूसरा ऑप्शन क्रेडिट क्रिएशन, तीसरा ऑप्शन एजेंसी फंक्शन, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, क्रेडिट क्रिएशन और एजेंसी फंक्शन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन है हमारा, द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बाय। जो सेंट्रल बैंक है वो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी कैसे इंक्रीज करते हैं? पहला ऑप्शन रेजिंग रेपो रेट, दूसरा ऑप्शन रेजिंग रिवर्स रेपो रेट, तीसरा ऑप्शन बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और चौथा ऑप्शन सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखिए सवाल ये पूछा गया था कि सेंट्रल बैंक क्रेडिट की अवेलेबिलिटी कैसे इंक्रीज करता है। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल बैंक जो है वो पैसे की अवेलेबिलिटी कैसे बढ़ाता है, मतलब उसके पास पैसा आएगा तभी तो क्रेडिट दे पाएगा। सेंट्रल बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके पास जब भी ज्यादा क्रेडिट आएगा, ज्यादा पैसा रहेगा, तभी तो बाकी कमर्शियल बैंक्स को क्रेडिट दे सकता है। तो अपनी अवेलेबिलिटी कैसे बढ़ाता है? तो ऑप्शन डी सही इसलिए क्योंकि वो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को जब बेचता है तो इसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? हम पैसे कहीं देते हैं और बदले में सिक्योरिटीज लेते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि हम सिक्योरिटीज को सेल करते हैं और बदले में हमें वापस पैसा मिलता है। तो जब पैसा ज्यादा आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास लोन की अवेलेबिलिटी मतलब क्रेडिट की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, तब हम कमर्शियल बैंक्स को क्रेडिट दे सकते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, और क्वेश्चन है हमारा, गिविंग परमिशन टू विड्रॉ मनी बाय एन अमाउंट मोर देन द डिपॉजिट इज नोन एज। बहुत ही साधारण सा सवाल है। जो बैंक आपको आपके डिपॉजिट से ज्यादा जो पैसा विड्रॉ करने की लिमिट दे देता है, इसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है एडवांस, दूसरा ऑप्शन ओवरड्राफ्ट, तीसरा ऑप्शन लोन, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट में क्या होता है कि जो हमारा बैंक होता है वो हमें करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का मतलब होता है बिजनेस के नाम पे जो अकाउंट आप खुलवाते हो वो करंट अकाउंट होता है, और बिजनेसमैन के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, क्योंकि बिजनेस ज्यादातर तो क्रेडिट बेसिस पे होता है और बिजनेसमैन का बहुत सारा पैसा फंसा होता है। तो उनको मतलब दिक्कत ना आए तो ओवरड्राफ्ट की एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, और बैंक को डिसाइड करता है कि आपको ओवरड्राफ्ट की क्या लिमिट मिलेगी, और इसमें पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। और जैसे ही आपके अकाउंट में कोई भी पैसा आता है तो बैंक अपना ओवरड्राफ्ट जो भी उसने दे रखा है वो पैसे डिडक्ट कर लेता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। भारत में मनी सप्लाई के ऑल्टरनेटिव मेजर्स क्या हैं? पहला ऑप्शन M1, दूसरा ऑप्शन M2, तीसरा ऑप्शन M3 एंड M4, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको तो मालूम होगा ना, M1, M2, M3 एंड M4 क्या होता है। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो अगर आपको इस सवाल का जवाब मालूम है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों वैसे मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज।
कि भारत के पास जो ऑल्टरनेटिव मेजर्स है मनी सप्लाई के, वो M1 भी है, M2 भी है, M3 भी है, M4 है। M4 में M3 आ जाता है और M2 आ जाता है। ठीक है, M3 में M1 M2 आ जाता है, M2 में M1 ऐड हो जाता है और भी बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती हैं। ठीक है, उसके ऊपर आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन है हमारा, हु सर्कुलेट्स ऑल मिंट एंड 1 रुपी नोट इन इंडिया। दोस्तों, ऑल मिंट का मतलब होता है सारे के सारे सिक्के, सिक्कों को मिंट किया जाता है, मिंटिंग ऑफ कॉइन्स आपने सुना होगा। ठीक है, मेटल्स को पिघला करके सिक्के का रूप दिया जाता है, तो उसे मिंटिंग कहा जाता है। तो कौन सर्कुलेट करता है सारे के सारे कॉइन्स और 1 रुपए का नोट भारत देश के अंदर? पहला ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दूसरा ऑप्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और चौथा ऑप्शन स्टेट गवर्नमेंट। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये काम है। आरबीआई को सिक्के से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, आरबीआई बताता है कितना सिक्का चाहिए और इशू मतलब सर्कुलेट करने में मदद करता है, लेकिन मिंटिंग का काम और 1 रुपए नोट के प्रिंटिंग का काम बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 रुपए का नोट प्रिंट होना बंद हो गया है, क्योंकि 1 रुपए की नोट की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कंपेरेटिवली ज्यादा हो जाती है एक्सट्रिंसिक वैल्यू से। मतलब उसको बनाने का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब ऐसे तो उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, 1 रुपए के नोट को बनाने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि 1 रुपए 16 पैसे खर्च होते हैं, तो गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने 1 रुपए के नोट बनाना बंद कर दिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई। जी हाँ दोस्तों, सवाल है कि मनी सप्लाई का नैरो मेजर इनमें से किसे हम कंसीडर करते हैं? पहला ऑप्शन M2, दूसरा ऑप्शन M3, तीसरा ऑप्शन M1, चौथा ऑप्शन M4। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन, कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, एक बार कोशिश तो कीजिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। M1 इज द नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई, क्योंकि M3 में M1 के साथ साथ भी बहुत सारी चीजें जुड़ जाती है, M2 भी जुड़ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि M1, बेसिकली क्या बोल सकते हैं, सही जवाब यही है, M1 इज द नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन है हमारा, When was the minimum reserve system started in India? भारत के देश के अंदर कब मिनिमम रिजर्व सिस्टम स्टार्ट हुआ? पहला ऑप्शन 1947, दूसरा ऑप्शन 1948, तीसरा ऑप्शन 1951 और चौथा ऑप्शन 1957। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है, पहले ही जान लेते हैं एमआरएस क्या होता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। देखिए, मिनिमम रिजर्व सिस्टम 200 करोड़ रुपए का होता है, जो आरबीआई को अपने पास मेंटेन करना होता है इन ऑर्डर टू प्रिंट मनी एंड इवन सप्लाई मनी। तो 200 करोड़ में को भी बाइफरकेट किया है, 115 करोड़ रुपीस का गोल्ड रिजर्व है और 85 करोड़ रुपीस का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो ये एक मिनिमम रिजर्व अपने पास रखता है आरबीआई, उसके बाद ही वो नोट प्रिंट करता है। तो दिस इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम और इसे अडॉप्ट किया गया ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 1957 में, और इसी बेसिस के ऊपर हमारे देश में करेंसी का प्रिंट होना शुरू हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन है हमारा, विच इज द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। इनमें से क्या मनी सप्लाई का मोस्ट लिक्विड मेजर है? देखिए, एक ही सवाल है, घुमा घुमा करके पूछ रहे हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से क्या सही जवाब है। अगर आपको सही जवाब मालूम है तो कमेंट करके बताइएगा। पहला ऑप्शन M4, दूसरा ऑप्शन M3, तीसरा ऑप्शन M2, चौथा ऑप्शन M1। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, M1। M1 is the most liquid measure of money supply. Option D is the correct answer. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन है हमारा, हाई पावर्ड मनी इंक्लूड्स। हाई पावर्ड मनी में क्या क्या चीजें आती हैं? पहला ऑप्शन C प्लस डी डी प्लस ओडी, दूसरा ऑप्शन C प्लस आर प्लस ओडी, तीसरा ऑप्शन C प्लस आर प्लस टी डी और चौथा ऑप्शन C प्लस डी डी प्लस टी डी। तो दोस्तों, हाई पावर्ड मनी में आता है ऑप्शन बी, C प्लस आर प्लस ओडी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन है हमारा, इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन। इंडिया का जो मॉनेटरी सिस्टम है वो किस स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड है? पहला ऑप्शन पेपर स्टैंडर्ड, दूसरा ऑप्शन मेटालिक स्टैंडर्ड, तीसरा ऑप्शन गोल्ड स्टैंडर्ड, चौथा ऑप्शन क्रेडिट मनी स्टैंडर्ड। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पेपर स्टैंडर्ड। इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन पेपर स्टैंडर्ड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से क्या एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया है? एपेक्स का मतलब होता है सबसे बड़े लेवल का इंस्टीट्यूशन, इसके ऊपर कोई बॉडी नहीं होती, ऑन द टॉप जो सबसे बड़ा होता है, सबसे ऊंचा होता है। ठीक है,
सबसे ऊपर होता है तो उसे हम एपेक्स कहते हैं। तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन एपेक्स बैंक कहलाता है? पहला ऑप्शन आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन एसबीपी पता नहीं क्या है ये, और डी वाला ऑप्शन है पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर तो आप जानते ही हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आरबीआई इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एन एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन है हमारा, हु हैज द राइट ऑफ नोट इशू? इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन के पास राइट है ताकि वो नोट को इशू कर सकें? पहला ऑप्शन सेंट्रल बैंक, दूसरा ऑप्शन कमर्शियल बैंक, तीसरा ऑप्शन गवर्नमेंट, चौथा ऑप्शन कोऑपरेटिव बैंक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब रिजर्व बैंक। देखिए यहाँ पे रिजर्व बैंक नाम नहीं दिया तो हम सेंट्रल बैंक लेकर के चलेंगे, लेकिन अगर आरबीआई नाम दिया होता सेंट्रल बैंक के साथ तो हम आरबीआई लेके चलते। रीजन ये है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नाम का ऑलरेडी कमर्शियल बैंक है। ठीक है, तो हम क्योंकि वो दिया नहीं है आरबीआई तो हम सेंट्रल बैंक ही कंसिडर करेंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? इनमें से क्या सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन है? पहला ऑप्शन इश्यू ऑफ नोट्स, दूसरा ऑप्शन बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड बैंक्स, तीसरा ऑप्शन सप्लाई एंड कंट्रोल ऑफ मनी, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे के सारे दिए हुए सेंट्रल बैंक के फंक्शंस हैं। वो नोट भी इशू करते हैं गवर्नमेंट के लिए और बैंक्स के लिए। बैंकर भी मतलब अगर गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो भी सेंट्रल बैंक हेल्प करेगा। अन्य बैंक को भी अगर मतलब जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको भी अगर पैसे का दरकार पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा तो सेंट्रल बैंक हेल्प करेगा। ठीक है, और देश के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी बना करके इस मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7070 क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट्स दैट अ कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद आरबीआई इज कॉल्ड डैश। तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास जो भी टोटल डिपॉजिट आता है उसका एक रेशियो, एक हिस्सा रेशियो जो वो आरबीआई के पास जमा करते हैं उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा ऑप्शन डिपॉजिट रेशियो, तीसरा ऑप्शन कैश रिजर्व रेशियो, चौथा ऑप्शन लीगल रिजर्व रेशियो। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कैश रिजर्व रेशियो, जिसे हम सी आर भी कंसिडर करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन है हमारा, डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड। डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या चीजें आती हैं? पहला ऑप्शन सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, दूसरा ऑप्शन सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट, तीसरा ऑप्शन करंट अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, और चौथा ऑप्शन है हमारा ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन, देखिए एक होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में क्या आता है? टाइम डिपॉजिट में आता है फिक्स डिपॉजिट एफडी और आरडी। ठीक है, टाइम डिपॉजिट में एफडी और आरडी आता है, लेकिन डिमांड डिपॉजिट में क्या आता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट और करंट अकाउंट। तो सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट आता है आपका डिमांड डिपॉजिट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम के क्या नेसेसरी कंडीशंस थे? पहला ऑप्शन लिमिटेड नीड्स, दूसरा ऑप्शन लिमिटेड एक्सचेंज एरिया, तीसरा ऑप्शन इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन, बार्टर सिस्टम की अगर पहले मैं बात कर लूँ ना तो बार्टर सिस्टम आज भी इंडिया के अंदर प्रिवेल करता है, और इंडिया से ज्यादा साउथ अफ्रीका के अंदर आज के रेट में भी ये प्रिवेल करता है। इंडिया के अंदर कैसे प्रिवेल करता है, मैं आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि भारत का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन विलेजेस में रहता है, और विलेजेस में खेतों में काम करने वाले ना बहुत सारे लेबर्स जो होते हैं उनको पैसे नहीं मिलते, उनको उनकी मेहनत जो भी उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं खेत के अंदर उसके बदले में उनको अनाज मिल जाता है। तो दिस इज बार्टर सिस्टम, जहां पे सर्विसेज के बदले में गुड्स का एक्सचेंज होता है, जहां पे मॉनेटरी चीजें आती ही नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला कि क्या नेसेसरी कंडीशन है बार्टर एक्सचेंज का? लिमिटेड नीड्स, लिमिटेड एक्सचेंज एरिया, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये सारी की सारी चीजें होती हैं तभी बार्टर एक्सचेंज सिस्टम आता है, प्रिवेल करता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम के क्या एडवांटेजेस हैं? पहला ऑप्शन सिंपल सिस्टम, दूसरा ऑप्शन मोर म्यूचुअल कोऑपरेशन, तीसरा ऑप्शन नो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे ना बार्टर सिस्टम के क्या थे? एडवांटेजेस थे।
एक तो सिंपल था सिस्टम, दूसरा कोई मोर म्यूचुअल कोऑपरेशन, आपस में बहुत ज्यादा म्यूचुअल कोऑपरेशन रहता था लोगों के बीच में, कोई इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं ज्यादा होता था, सबके पास बराबर चीजें होती थी लगभग लगभग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन है हमारा which one is the difficulty of barter system, इनमें से क्या barter system की डिफिकल्टी है? पहला ऑप्शन lack of double coincidence, दूसरा ऑप्शन difficulty of division of the goods, तीसरा ऑप्शन lack of general acceptable measure of value, और चौथा ऑप्शन all of the above। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए बार्टर सिस्टम का डिफिकल्टी पूछा जा रहा है, वही वही क्वेश्चन घुमा फिरा करके, और ऑप्शंस थोड़े अलग दे दिए, तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस बार्टर सिस्टम का डिफिकल्टी था। डिफिकल्टी ऑफ डिवीजन ऑफ गुड्स, कोई अगर हाथी है और हाथी के बदले में आपको 1 किलो सेब चाहिए या 1 किलो अंगूर चाहिए, तो हाथी को कैसे बांटिएगा बताइए, तो ये बहुत डिफिकल्टी होती थी। ठीक है, लैक ऑफ जनरल एक्सेप्टेबल मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है, जैसे अभी वेट सिस्टम है या करेंसी में मॉनेटरी में आप चीजों की वैल्यू कर लेते हो कि ये 10 रुपए की चीज है, ये 1000 रुपए की चीज है, तो ऐसे कोई सिस्टम था नहीं, ना वेट करने का ना पैसे में मेजर करने का, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन है हमारा विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मनी इवोल्यूशन, इनमें से क्या मनी इवोल्यूशन का सही ऑर्डर है? पहला ऑप्शन कमोडिटी मनी, पेपर मनी, मेटल मनी, दूसरा ऑप्शन कमोडिटी मनी, मेटल मनी, पेपर मनी, क्रेडिट मनी, तीसरा ऑप्शन क्रेडिट मनी, मेटल मनी, पेपर मनी, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, आप बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले आया कॉमोडिटी मनी, जहां बार्टर एक्सचेंज था, ठीक है, उसके बाद आया मेटल मनी, जहां पे गोल्ड स्टैंडर्ड या सिल्वर स्टैंडर्ड की बात की गई थी, फिर आया पेपर मनी, और अब पेपर मनी के साथ साथ प्रिवेल करता है क्रेडिट मनी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप एंड बिलीव कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।